नमस्कार, समाचारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा और शुरुआत करेंगे इस वक्त के समाचारों की खास खबरों के साथ। तो नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सबसे पहले चांद के बेहद चांद के बेहद करीब पहुंचा चंद्रयान-3। दूसरी डी-बूस्टिंग से सफलतापूर्वक आगे बढ़ा लैंडर। चांद से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है लैंडर। गृह मंत्री अमित शाह आज ग्वालियर में भाजपा कार्य समिति की बैठक की करेंगे अध्यक्षता। भोपाल में भाजपा सरकार के 18 साल का रिपोर्ट कार्ड करेंगे जारी। हिमाचल के 6 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर राज्य में बाढ़ और भूस्खलन से हुए जान माल का करेंगे आकलन। पाकिस्तान में चर्च और घरों को जलाने की घटना की संयुक्त अरब अमीरात ने की कड़ी निंदा। धार्मिक प्रतीकों का सम्मान करने की दी नसीहत। भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानंदा ने और अमेरिका के फैबियानो कारुआनो के बीच फिडे विश्व कप सेमीफाइनल का दूसरा मुकाबला आज कल खेला गया। पहला मुकाबला हुआ था ड्रॉ। फीफा महिला विश्व कप का फाइनल आज इंग्लैंड और स्पेन के बीच होगी खिताबी भिड़ंत। भारत का महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान-3 चंद्रमा के बेहद करीब पहुंच गया है। चंद्रयान-3 का दूसरा और फाइनल डी-बूस्टिंग ऑपरेशन आज तड़के 1:50 पर पूरा हुआ। इस ऑपरेशन के बाद लैंडर की चंद्रमा से न्यूनतम दूरी 25 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 134 किलोमीटर रह गई है। डी-बूस्टिंग में चंद्रयान की गति को कम किया गया है। इसरो ने बताया कि लैंडर मॉड्यूल उम्मीद के मुताबिक सही तरह से काम कर रहा है। साथ ही कहा कि अब लैंडर की इंटरनल जांच होगी और सूरज के उगने तक वह लैंडिंग साइट पर इंतजार करेगा। यहीं से ही 23 अगस्त को शाम 5:45 पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की जाएगी। इस बीच चंद्रमा पर भारत से पहले पहुंचने की कोशिशों में लगे रूस को झटका लगा है। रूस के अंतरिक्ष यान में तकनीकी खराबी आ गई है। इसके चलते इसकी कक्षा नहीं बदली जा सकी। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोमोस ने कहा कि वैज्ञानिक हालात का विश्लेषण कर रहे हैं। बता दें कि लूना 25 को सोमवार को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना था। गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। वे भोपाल में गरीब कल्याण महाअभियान के तहत प्रदेश सरकार के 18 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों और गरीब कल्याण की योजनाओं के बारे में रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करेंगे। और इसके साथ ही शाह विकास और गरीब कल्याण को लेकर प्रत्येक विधानसभा में पहुंचने वाले प्रचार रथ को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस दौरान प्रदेश के वरिष्ठ नेतागण उपस्थित रहेंगे। इसके बाद वे ग्वालियर पहुंचेंगे, जहां अटल सभागार में वृहद कार्य समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। शाह प्रदेश भर के 1500 से ज्यादा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं, जहां पर कि वो राजधानी भोपाल में गरीब कल्याण महाअभियान की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री जो बीजेपी सरकार है उसका पिछले 20 वर्षों का लेखा जोखा यहां पर पेश करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस अभियान के माध्यम से कोशिश की जाएगी कि केंद्र और राज्य सरकार कि जो योजनाओं के माध्यम से जो लाभान्वित है उन तक बीजेपी पहुंचे और आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव में ऐसे लोगों को मोबिलाइज किया जाए और ऐसे लोगों को बीजेपी की तरफ मोड़ा जाए। कैमरामैन विजय शर्मा के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, भोपाल।
और हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर आफत वाली भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने 21 अगस्त तक 6 जिलों के लिए भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इनमें शिमला सहित मंडी, सोलन, सिरमौर शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश में बारिश, भूस्खलन और बाढ़ के कारण पूरे मानसून सीजन में अब तक 338 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि 300 से ज्यादा लोग घायल हैं। उधर राज्य में पिछले एक सप्ताह के दौरान भूस्खलन और बारिश से मरने वालों की संख्या अब 75 हो गई है। राजधानी शिमला के समरहिल इलाके के शिव बावड़ी में हुए राहत व बचाव कार्य अभी भी जारी हैं। घटनास्थल से कल शाम मलबे से एक और शव मिलने के बाद इस दुर्घटना में मृतकों की संख्या 17 हो गई है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज शिमला सहित सिरमौर और बिलासपुर के बारिश और भूस्खलन के प्रभावित इलाकों का दौरा कर हालात का जायजा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका में मंगलवार से शुरू होने वाले 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए 22 से 24 अगस्त तक जोहानिसबर्ग में रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स और आमंत्रित देशों के साथ ही विश्व नेताओं के साथ भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका में मंगलवार से शुरू होने वाले 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए 22 से 24 अगस्त तक जोहानिसबर्ग में रहेंगे। पीएम मोदी ब्रिक्स नेताओं के शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ब्रिक्स प्रमुख उभरती विश्व अर्थव्यवस्थाओं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूह का प्रतिनिधित्व करता है। इस वर्ष के शिखर सम्मेलन का विषय ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास के लिए साझेदारी, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद है। प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स और आमंत्रित देशों के साथ ही विश्व नेताओं के साथ भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का जोहानिसबर्ग दौरा 2 वजह से अहम होगा। पहला, उनकी इंटरवेंशन लीडर समिट पर वो क्या भूमिका देखते हैं डेवलपिंग कंट्रीज की, विकासशील देशों की दुनिया के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल वर्ल्ड ऑर्डर में, क्योंकि भारत की ये एक की प्रायोरिटी है ग्लोबल साउथ भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान। और दूसरा, उनकी मुलाकात चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से अगर वो मुलाकात होती है, क्योंकि 19वें मिलिट्री कमांडर्स मीट पर भी दोनों भारत और चीन अपने ईस्टर्न लद्दाख में चल रहे बॉर्डर विवाद को सुलझा नहीं पाए थे। तो दुनिया की खास नजर होगी कि क्या राष्ट्रपति शी और प्रधानमंत्री मोदी की ये मुलाकात दोनों देशों के रिश्तों में कुछ गर्माहट ला पाएगी कि नहीं। ब्रिक्स 2023 संस्करण में प्रमुख प्राथमिकता वाले जिन मुद्दों पर विचार विमर्श को आगे बढ़ाया जाएगा, उनमें जलवायु परिवर्तन पहल के प्रति साझेदारी विकसित करना, भविष्य के लिए शिक्षा और कौशल विकास में बदलाव, अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र के माध्यम से अवसरों को खोलना, महामारी के बाद सुधार को बेहतर करना और सतत विकास पर 2030 एजेंडा, शांति प्रक्रियाओं में महिलाओं की सार्थक भागीदारी के साथ बहुपक्षवाद को बढ़ावा देना शामिल है। 2019 के बाद पहली बार ब्रिक्स नेता एक मंच पर बैठेंगे। भारत ब्रिक्स को वैश्विक संतुलन, विविधता और बहुलता का एक अहम मंच मानता है। ब्रिक्स समूह का विश्व जनसंख्या में 40% से अधिक और वैश्विक अर्थव्यवस्था में लगभग 26% योगदान है। जोहानिसबर्ग से अमृतपाल सिंह और शुभेंदु घोष की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और जोहानिसबर्ग से हमारे साथ जुड़ रहे इस वक्त अमृतपाल सिंह, सीधे रुक करते हैं जोहानिसबर्ग का। अमृतपाल, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, जिस तरह से कोरोना महामारी की बात करें और उसके बाद के जिस तरह से वैश्विक प्रतिबंधों के उभरने की बात करें, तो जो इस वक्त जो बदली हुई स्थिति है विश्व की, उस हिसाब से व्यक्तिगत रूप से आयोजित होने वाला ये पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है। ऐसे में भारत इसे बेहद महत्वपूर्ण मंच मानता है, लेकिन क्यों खास है इस बार का ये ब्रिक्स सम्मेलन भारत के लिए? पहला इन पर्सन है। ब्रिक्स सम्मेलन तो हो रहे थे, वर्चुअल हो रहे थे, पर आप ठीक कह रहे हैं कि पहला इन पर्सन ब्रिक्स सम्मेलन है कोविड पैंडेमिक के बाद। तो ऑब्वियसली जो कोविड पैंडेमिक की रिकवरी है, पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी, वो एक अहम मुद्दा रहेगा। दूसरा, जो इस वक्त विश्व की स्थिति है और उससे उत्पन्न जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, फूड क्राइसिस है, फ्यूल क्राइसिस है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका में मंगलवार से शुरू होने वाले 15वें ब्रिक्स जी अमृत।
आ रही है जी आवाज आपको मेरी? जी जी जी, बोलिए जी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि एक तो पैंडेमिक, पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी, दूसरा इनकी जो प्रेजेंट पॉलिटिकल क्राइसिस और इकोनॉमिक क्राइसिस यूक्रेन और रूस के बीच में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हो रहा है, और उसका असर खास करके डेवलपिंग इकोनॉमीज पर, क्योंकि सिर्फ ये तो 5 मुल्क मिल ही रहे हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, पर यहाँ पर इनवाइटेड कंट्रीज हैं। अफ्रीका की होस्ट है तो उन्होंने अफ्रीका के और कंट्रीज इनवाइट किए हैं। तो जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं उन पर खासा असर हुआ है फूड शॉर्टेजेस का। अफ्रीका पे आप जानती हैं कि किस तरह का डायरेक्ट असर हुआ है, क्योंकि यूक्रेन फूड बोल था यहाँ के लिए। तो वो जो ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शंस हैं उनको कैसे काउंटर किया जाए, ब्रिक्स समूह कैसे आपस में तालमेल बढ़ा के इकोनॉमिक रिकवरी कैसे करे, ये एक मेन मुद्दा होगा। दूसरा एक बात कि बहुत देर से आवाज उठ रही थी कि ब्रिक्स की जो मेंबरशिप है इसको एक्सपैंड किया जाए, वो डिस्कस हो सकता है। उस पर अगर सहमति नहीं बनती, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन, ये जो संस्था है वो कंसेंसुअल एग्रीमेंट्स पर चलती है, तो हो सकता है कि इस समिट से वो निकल के ना आ पाए, पर बात जरूर होगी, क्योंकि और मुल्क हैं, ईरान है, सऊदी अरेबिया है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, इन लोग, इंडोनेशिया है, इन लोग ज्वाइन करना चाहते हैं एक डेवलपिंग इमर्जिंग इकोनॉमीज की संस्था। भारत उसके प्रिंसिपली ओपन है, पर कुछ जो निटिग्रिटीज हैं वो वर्कआउट करना है। पर भारत का जो ग्लोबल साउथ और विकासशील देशों का एजेंडा है, उनकी एस्पिरेशंस हैं, उनकी कंसर्न्स हैं, वो जोर शोर से उठाने की संभावना है, क्योंकि वो आपकी G20 अध्यक्षता से काफी मेल खाता है, आपकी प्रायोरिटीज में वो काफी ऊपर है। और आप अगले महीने दिल्ली में सम्मेलन करने जा रहे हैं, G20 का लीडर समिट करने जा रहे हैं, तो एक नेचुरल ट्रांजिशन देखी जाएगी वैश्विक विश्व स्तर पे, तो ये सब डिस्कस होगा। चाहे बिल्कुल। अमृता, आपने अपनी रिपोर्ट में चीनी राष्ट्रपति का जिक्र किया कि उनके साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होगी या नहीं होगी, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इसको लेकर लगातार चर्चा बनी हुई है। अभी हाल ही में भारत और चीन में जो सैन्य कोर कमांडर स्तर की बैठक है वो हुई है, उसके बाद अगर प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग मिलते हैं तो काफी अहम खबर होने वाली रही है। क्या कुछ इससे जुड़ी और अपडेट्स हैं? देखिए, ये क्यास लगाए जा रहे हैं। अभी तो ना भारत ने ना चीन ने आधिकारिक रूप पर कहा है, रूप से कहा है, के तौर पे कहा है कि जी ये मुलाकात हो रही है, पर कई बायलैटरल्स मुझे पता है कि यहाँ स्केड्यूल्ड हैं। राष्ट्रपति रामाफोसा के साथ तो होगी, और राष्ट्रपति लूला के साथ भी मुलाकात शेड्यूल्ड है। अब राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ ये मुलाकात, शी जिनपिंग के साथ ये मुलाकात पर खास नजर इसीलिए है कि आप बड़े जाइंट्स हैं एशिया के, चाइना भी और भारत भी, और ब्रिक्स में तो आपकी अहम भूमिका है। राष्ट्रपति पुतिन नहीं आ रहे, पर अपने विदेश मंत्री सर्गेई लाव्रोव को भेज रहे हैं। रशिया अभी इस वक्त चाह रहा है कि जो जिस तरह की ग्लोबल आइसोलेशन वो देख रहा है, तो वो इस तरह के सम्मेलनों पर उनके जो इंटरनल फ्रिक्शंस हैं या इंटरनल फ्रैक्चर पॉइंट्स हैं वो कम हों। तो रशिया भी चाहेगा कि भारत और चीन अपनी जो मतभेद है उसको अलग रखें। अब सवाल ये है, भारत ये कह चुका है कि आप अगर सीमा पर फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं करते उस मसले पर, फ्लैश पॉइंट्स हैं ईस्टर्न लद्दाख में, तो आप हमारे पास कोई ऑप्शन या चारा नहीं बचता है कि नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस के का। तो आप अगर नॉर्मलाइजेशन करना चाहते हैं तो आप स्टेटस को एंटी रिस्टोर करें। मिलिट्री कोर कमांडर्स मिले सोमवार को, पर 19वां दौर था, पर उस तरह की हेडवे नहीं हो पाया, उस तरह की सहमति नहीं बन पाई। उन्होंने फिर वो ब्लैंक सी स्टेटमेंट देके छोड़ दिया कि आगे हम काम करते रहेंगे। अब दुनिया ये देखना चाहेगी कि क्या राष्ट्रपति शी ये मन बना के आते हैं जोहान्सबर्ग
कि अभी के लिए वो, क्योंकि सीमा पे तो क्वेश्चन पे तो बात चल ही रही है, एक मैकेनिज्म है, वो उन पोजीशंस पर अपनी फौज लेके जाना चाहते हैं या कुछ टिंकरिंग करना चाहते हैं, और प्रधानमंत्री मोदी भी देखना चाहेंगे कि क्या सहमति का कोई रूम है। तो ये इंटरेस्टिंग होगा। याद करें बाली में जब ये मिले थे G20 के साइडलाइंस पे, हालांकि डिनर पे प्रेजेंटरीज एक्सचेंज हुई थी, पर ये बड़े क्यास लगाए जा रहे थे कि जी क्या सहमति बन गई है। तो वही सवाल इस बार इस समिट पर भी मंडरा रहा है कि क्या ये दो बड़े नेता अपने जो डिफरेंसेस हैं उनको पुट असाइड कर सकेंगे। बिल्कुल अमृत, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। आपसे आगे भी हम लगातार अपडेट देते रहेंगे। तो भारत जो है वो ब्रिक्स को, अगर हम बात करें वैश्विक संतुलन की बात करें, विविधता की बात करें, बहुलता की बात करें, तो एक अहम मंच मानता है। और 2021 में प्रधानमंत्री ने कहा था कि किस तरह से आगामी 15 वर्षों में ब्रिक्स और भी उपयोगी बने, इस पर भारत का खासा जोर रहेगा। तो लगातार हम इस पर बात करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। सेवा, सहयोग और समर्पण की भावना से आजादी के बाद पहली बार उपेक्षित वनटांगिया समाज की उन्नति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। वर्ष 2017 में वनवासियों को सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, राशन कार्ड, शौचालय, पक्के आवास, बिजली, सोलर लाइट, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं मिली हैं। वन ग्रामों को राजस्व ग्राम का दर्जा और वनवासियों को जमीनों का मालिकाना हक मिलने से इनकी जीवन शैली में बड़ा बदलाव आया है। दशकों से दबी हुई आशाओं और भावनाओं को पंख लगे हैं। वनवासियों के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी का समर्पण भाव, इसी से पता चलता है कि वह दीपावली का पर्व वन ग्राम में ही मनाते हैं, जिससे वनवासियों का उल्लास और उमंग देखते ही बनती है। करके दिखाए जो, डबल इंजन की सरकार है वो। अबे देख, you got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी। Switch to Seat. बेटा change soon, it's monsoon. 20,000। 10। ओके। दोनों? नो 10 का 1। इतना कैश नहीं है। कोई बात नहीं, हम UPI भी लेते हैं। मेरा पेमेंट ऐप अलग है। कहीं जूते वापस मिलने की जगह जूते पड़ ना जाए। ऐप दूसरा हो या तीसरा, चाहिए बस UPI। आपका मोबाइल नंबर ही बन सकता है आपका UPI नंबर, और अब किसी भी पेमेंट ऐप से कोई भी पेमेंट ऐप पर UPI चलेगा। ब्रेक के बाद स्वागत है। आंध्र प्रदेश के राजाम में स्वास्थ्य से जुड़ी बड़ी पहल की गई है। राजाम में वरलक्ष्मी केयर अस्पताल की बदौलत स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होती जा रही हैं। अप्रैल 2011 में 65 बिस्तरों वाली सुविधा के रूप में स्थापित वरलक्ष्मी केयर हॉस्पिटल अब 200 बिस्तरों वाला अस्पताल के रूप में विकसित हो चुका है। पेश एक रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश के खूबसूरत शहर राजम में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होती जा रही हैं। जी हां, यह संभव हो पा रहा है GMR वरलक्ष्मी केयर अस्पताल की बदौलत, जो गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा, देखभाल और करुणा का प्रतीक है। अप्रैल 2011 में 65 बिस्तरों वाले सुविधा के रूप में स्थापित वरलक्ष्मी केयर हॉस्पिटल अब 200 बिस्तरों वाले अस्पताल के रूप में विकसित हो चुका है। मानव सेवा के लिए प्रतिबद्ध यह अस्पताल न केवल राजम शहर बल्कि श्रीकाकुलम, विजयनगरम जिलों और यहाँ तक कि ओडिशा के दक्षिणी इलाकों के लगभग 300 गांवों को सेवाएं प्रदान करता है। ये सर्विस जरूरी है यहाँ, क्योंकि ये बैकवर्ड एरिया है। वी आर नॉट, हम तो हाईवे के पास नहीं है ना, और रेलवे के पास भी नहीं है, एक रिमोट लोकेशन में है। सो इसकी वजह से पेशेंट को इमरजेंसी में ट्रांसपोर्ट करना एक मुश्किल काम होती है। यहाँ से हमारा पेशेंट्स आते हैं आधा जिला श्रीकाकुलम के और आधा जिला विजयनगरम से भी आते हैं, 300 गांव में से आते हैं। और उसके साथ
वो दक्षिणी पार्ट ऑफ उड़ीसा, जो सदर्न पार्ट ऑफ उड़ीसा है ना, वहाँ से भी हम ट्रीट करते हैं पेशेंट्स को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिसमें आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। वरलक्ष्मी केयर हॉस्पिटल भी इसी आदर्श पर विश्वास करता है। 24 घंटे नैदानिक सेवाओं के साथ साथ यह सिटी स्कैन, 3D अल्ट्रासाउंड समेत इमेजिंग सुविधाएं भी प्रदान करता है। अस्पताल में उन्नत प्रयोगशाला और 4 विशेष ICU का भी प्रबंध है। राजम टाउन के आजू बाजू में जितने भी विलेजेस हैं, उन सारे विलेजेस में बहुत सारा मैक्सिमम लोग निचले स्तर में, मतलब फाइनेंशियली लोअर इकोनॉमिक स्टेटा में आते हैं। तो उनको उनके हेल्थ नीड्स फुलफिल करने के लिए GMR केयर हॉस्पिटल ने जो रोल प्ले किया है, इट इज़ बियॉन्ड वर्ड्स। इट्स लाइक हेल्थ केयर एट देयर डोर स्टेप्स। उनके घर पे ही ऑलमोस्ट हम आके उनको मैक्सिमम स्टैंडर्डाइज्ड हेल्थ केयर एट मिनिमम कॉस्ट दे रहे हैं। उपचार के साथ साथ अस्पताल सतत कार्य पद्धति को भी अपना रहा है। अस्पताल में सीवेज उपचार संयंत्र, जल उपचार सुविधा तो है ही, साथ ही यहाँ सौर ऊर्जा का भी उपयोग किया जाता है। यह एक ऐसा अस्पताल है जो मानव के साथ साथ अपने ग्रह की भी देखभाल करता है। वरलक्ष्मी केयर हॉस्पिटल में अब तक 9 लाख से अधिक बाह्य रोगियों और 68,000 आंतरिक रोगियों का शहर के दूसरे अस्पतालों की तुलना में बहुत कम खर्च पर इलाज हो चुका है। इसके अलावा यहाँ 38,000 सर्जरियां भी की जा चुकी हैं। यहाँ रोगियों को रियायत कार्ड प्रदान किए जाते हैं। सहानुभूति और समावेशिता के प्रतीक इन कार्डों द्वारा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को मुफ्त परामर्श प्रदान किए जाते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि स्वास्थ्य सेवा सभी के लिए सुलभ हो। अब तक यहाँ 75,000 से अधिक कार्ड वितरित किए जा चुके हैं, जो लगभग 3.5 लाख लोगों की चिकित्सा आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। We are in the process of empaneling with the Prime Minister's Ayushman Bharat scheme, so that it helps the poorer more effectively, and we can give a better service to a wider population. इक्विपमेंट अच्छा है, यहाँ पे नर्सेस सर्विस अच्छा है, और जो भी हम लोग मांगते हैं तो वो अर्जेंटली मिल जाता है सर, और हर चीज़ में अच्छा है यहाँ पे। मानवता से पूर्ण अपनी इस यात्रा के साथ साथ अस्पताल गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल, लोगों के जीवन में बदलाव और समुदाय के प्रति भावना को मूर्त रूप देने में अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी को उनकी जयंती पर मेरी श्रद्धांजलि। और लेखिका अजीत कौर के जीवन पर आधारित एक फिल्म का निर्माण साहित्य अकादमी ने किया है। इस फिल्म को आज देश के साहित्यकारों और नामचीन हस्तियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। फिल्म में देश के विभाजन से लेकर अब तक अजीत कौर के जीवन को दर्शाया गया है। दर्शक और आने वाली पीढ़ियां इस फिल्म को निःशुल्क साहित्य अकादमी की वेबसाइट पर देख सकती हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि किताबों से कितना कमा लेती हो, क्या इससे अपना घर भी चला लेती हो? अब तो कई किताबें लिख चुकी हो तो रॉयल्टी भी खूब कमाती होगी। ऐसे शब्दों को सुनकर हमेशा मैं रह जाती हूँ मौन, और सोचती हूँ कि दुनिया के इन कठोर वचनों ने मुझे दिया बार बार शब्दों को लिखने का मौका, दिया मुझे आम महिला से खास बनने का अवसर। किताबों ने दिया मेरे संघर्ष, मेरे आंसुओं को सम्मान, और तुम पूछते हो किताबों से कितना कमा लेती हो। अपने इन शब्दों को मैंने आज लेखिका अजीत कौर पर बनी साहित्य अकादमी की फिल्म देखकर चरितार्थ होते देखा। एक महिला जिसने अपने लेखन से दुनिया को महिलाओं के लिए सुंदर और सुरक्षित बनाने की ठानी। लाहौर में जन्मी इस लेखिका ने विभाजन का दर्द भी झेला और साल 1984 में हुए सिख दंगों का भी। हम जश्न मना रहे होते हैं देश की आज़ादी का, तो मुझे बहुत हैरानी होती है कि कोई जिक्र नहीं आता उन लाखों लोगों का जो विभाजन की वजह से मारे गए, देश की आज़ादी की खातिर कुर्बान हो गए, विभाजन की खातिर मारे गए। 1 मिलियन
10 लाख लोग मारे गए पंजाब में, और 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ लोग दर-बदर हो गए, घरों से बेघर होके भटकने लगे। उनका कहीं जिक्र नहीं होता। जब हम याद करते हैं अपनी अचीवमेंट, अपना जश्न मनाना, तो कम से कम विभाजन के वक़्त शहीद हुए लोगों को याद रखना चाहिए। उनकी बेटी अपर्णा कौर, जो खुद एक सुप्रसिद्ध चित्रकार है, अपनी मां को अपने जीवन की प्रेरणा स्रोत मानती है। मेरी मदर अपने आप में एक अजूबा है, क्योंकि मैंने इतनी हिम्मत, इतना संघर्ष, और उस संघर्ष में से कोई कड़वाहट ना पैदा होना, बल्कि एक अजीब हिम्मत जो मैंने किसी में आज तक नहीं देखी, वो मैंने अपनी मदर में देखी और वो इस फिल्म में दिखाई देती है। साहित्य अकादमी का कहना है कि अजीत कौर जैसी सुप्रसिद्ध लेखिका पर फिल्म बनाना उनके लिए बहुत ही गौरव की बात है। आने वाली पीढ़ियों को इस महान लेखिका के लेखन और जीवन को उनकी फिल्म से जानने का मौका मिलेगा। साहित्य अकादमी बड़े बड़े लेखकों के ऊपर फिल्म्स बनाती है, डॉक्यूमेंट्रीज बनाती है, और आज की जो विषय अजीत कौर जी की जो बात है, वो एक बहुत बड़ी पंजाबी लेखिका भी है। वो अपना आप में एक लेखिका ही नहीं, एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है एक्चुअली। वो मतलब बहुत सारे काम किया, इस उम्र में भी अभी भी कर रही है। 16 नवंबर साल 1934 को लाहौर में जन्मी लेखिका अजीत कौर अब तक 19 कहानी संग्रह, 3 उपन्यास, 1 रेखा चित्र, 1 यात्रा संस्मरण और आत्मकथा की 2 पुस्तकें खाना बदोश और कूड़ा कबाड़ा लिख चुकी हैं। वहीं उनकी अनेक कहानियों का भारतीय एवं विदेशी भाषाओं में अनुवाद और 5 कहानियों पर टेलीफिल्मों का निर्माण भी किया जा चुका है। उनकी रचनाओं में नारी का संघर्ष और उसके प्रति समाज का असंगत दृष्टिकोण रेखांकित होता है। 1986 का साहित्य अकादमी पुरस्कार अजीत कौर को उनकी आत्मकथा खाना बदोश के लिए दिया गया और 2006 में उन्हें पद्म श्री से भी अलंकृत किया गया। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। इन शब्दों को चरितार्थ कर दिखाया है लेखिका अजीत कौर जी ने, जिन्हें पद्म अवार्ड और साहित्य अकादमी के पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। साहित्य अकादमी ने उनके जीवन पर आधारित एक फिल्म का निर्माण किया, जिसे आज दर्शकों के बीच दर्शाया गया। आने वाली पीढ़ियों के लिए यह फिल्म मील का पत्थर साबित होगी। कैमरामैन आलोक के साथ संगीता अग्रवाल, डीडी न्यूज़, दिल्ली। बिल्कुल, कई अहम सवाल यहाँ पर ये लेखिका पूछती नजर आए कि जब हम आज़ादी का जश्न मनाते हैं तो क्यों उन लाखों लोगों का जिक्र नहीं होता जिन्होंने अपना परिवार, अपना सर्वोच्च खो दिया इस विभाजन की विभीषिका में। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने विभाजन विभीषिका दिवस मनाने का निर्णय लिया, ताकि हम नमन कर सकें उन लोगों को। इसके साथ ही इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ।